लॉयल्टी बिफोर लव पार्ट 47। अरिजीत की बात सुनकर वंश ने कहा, अभी कहाँ, अभी जयंत का मेकओवर भी तो करना है। दिव्या मेकओवर? वंश, हाँ दिव्या मेकओवर। चलो गाड़ी के पास चलते हैं, चलते चलते बताता हूँ। फिर वह सभी गाड़ी के पास जाने लगे। दीक्षित, हाँ तो वंश, जयंत को सिंगापुर से भारत सही सलामत लेकर जाने का तुम्हारा क्या प्लान था? कैली, हाँ और क्या मेकओवर? वंश, हाँ तो मैंने जयंत को सिंगापुर से भारत सही सलामत लेकर जाने का प्लान बनाया था, और वह प्लान कुछ ऐसा है कि जो लोग कल रात को या आज सुबह मरे हैं, जिनका डेथ सर्टिफिकेट अभी तक पब्लिश नहीं हुआ है, और अब जो लोग जयंत की तरह ही हाइट और बॉडी से दिखते हैं, मैंने उन लोगों की इंफॉर्मेशन निकाली है। उसे इंफॉर्मेशन से मुझे एक आदमी ऐसा मिल गया है जो कि आज सुबह ही मरा है, और उसकी डेथ सर्टिफिकेट अभी तक पब्लिश नहीं की गई है, और वह टाइम, हाइट में और बॉडी में जयंत की तरह ही दिखता है। जयंत फेस भी हल्का हल्का जयंत की तरह ही दिखता है। बस हमें जयंत का हल्का सा मेकओवर करना पड़ेगा। उसके बाद हम उसकी आईडी से जयंत को सिंगापुर से भारत आसानी से लेकर जा सकते हैं। यह सब बातें करते करते वह सभी गाड़ी के पास आ चुके थे। जूलियट और जैक ने वंश का प्लान सुनकर एक साथ कहा, वाओ, वेरी गुड वंश, काफ़ी अच्छा आइडिया है तुम्हारा, वेरी स्मार्ट वंश, थैंक यू सो मच लेडी चीफ। फिर वंश ने रॉबर्ट से कहा, रॉबर्ट जरा मेरा अरिजीत का और दीक्षित का बैग तो निकालना। रॉबर्ट ने तीनों के लगेज गाड़ी से बाहर निकाले। वंश ने अपना लगेज खोला और उसमें से एक अजीब सी प्रिंट वाली पैंट निकाली, और फिर वंश और दीक्षित और अरिजीत की तरफ देखते हुए कहा, मैं तुम दोनों के लगेज में से कुछ ले सकता हूँ? दीक्षित और अरिजीत ने मुस्कुराकर कहा, जो भी चाहिए ले लो। वंश ने दीक्षित का लगेज खोला और उसमें से एक अजीब सी प्रिंट की टी शर्ट निकाली, और अरिजीत के लगेज में से एक ब्लैक लेदर जैकेट निकाली। फिर वंश ने वह सब कपड़े क्रिस को पकड़ाते हुए कहा, जरा कपड़ना इन कपड़ों को। फिर वंश ने अपने लगेज में से एक बियर्ड ट्रिमर निकाली और रणजीत से बोला, जयंत तुम्हें हमारे बाल और दाढ़ी काटनी पड़ेगी। जयंत ने मुंह बनाते हुए कहा, ठीक है काट दो। वंश ने जयंत की क्लीन शेव कर दी और उस जयंत के बाल बिल्कुल छोटे छोटे कर दिए। जयंत ने अपनी दाढ़ी को छूते हुए कहा, मुझे मेरी दाढ़ी बहुत ज़्यादा पसंद थी, और मेरे लंबे बाल भी। वंश, तुम्हें दाढ़ी और तुम्हारे लंबे बाल चाहिए या फिर जान? जयंत ने झूठे मुस्कुराते हुए कहा, ऑब्वियसली जान। फिर वंश ने जयंत की तरफ पलक पर उल्टा कर लगा। फिर उसने क्रिस के हाथों में वह कपड़े लेकर जयंत को देते हुए कहा, जल्दी से ये कपड़े पहनकर आओ। जयंत ने मुंह बनाते हुए कहा, ये उस छपरियों जैसे कपड़े नहीं पहनूंगा। जब मैं 18-19 साल का था तब से मैंने बिजनेस सूट ही पहन रहा हूँ, या फिर टी शर्ट और जींस टी शर्ट। वह छपरी जैसे कपड़े नहीं पहनने वाला। रॉबर्ट ने उबासी लेते हुए कहा, भाई मुझे तो नींद आने लगी है, रात में भी मैं ठीक से ज़्यादा सोया नहीं। सुबह उन लोगों ने हमला कर दिया और अब जयंत नखरे कर रहा है। मुझे लगता है मुझे अपनी जान चाहिए ना। जयंत ने मुंह बनाते हुए कहा, कपड़ों के लिए झाड़ियों के पीछे जाता हुआ बोला, मुझे मेरी जान बहुत ज़्यादा प्यारी है रॉबर्ट। मुझे जिन को जयंत की इंफॉर्मेशन देनी थी। वंश ने जल्दी से अपने लैपटॉप ओपन किया और उसने रॉबर्ट को एक पेज खोलकर दिखाते हुए कहा, जिन को यह वाला इंफॉर्मेशन भेज दो और कहना कि हर डिटेल यही होनी चाहिए। रॉबर्ट ने
जिनके पास वह सारे डिटेल भेज दिए और उस फ़ोन लेकर बोला हम बहुत जल्द वहाँ एयरपोर्ट पर पहुँच जाएंगे। और वह आखिरी बंदे भी इन्फॉर्मेशन दीक्षित, इतने बड़े बम ब्लास्ट हुआ है और वह भी एक नहीं 6 बम ब्लास्ट हुए हैं, अभी तक मीडिया क्यों नहीं पहुंची? दिव्या हाँ सही में अगर ऐसा हमारे भारत में हुआ होता तो अब तक पूरे देश में हड़कंप मच जाता। केली और मैंने तो सुना था कि सिंगापुर कंट्री बहुत ज़्यादा डेवलप है, यहाँ पर तो छोटी मोटी चोरी भी नहीं हो सकती, लेकिन यहाँ तो इतना बड़ा कांड चल रहा था और ऊपर से 6 बम ब्लास्ट हुए, बाद भी मीडिया नहीं पहुंची। क्रिस ने हंसते हुए कहा क्योंकि यह फार्म हाउस सिंगापुर के बहुत ज़्यादा बाहर की साइड है और हमारे लिए तो अच्छा ही है कि मीडिया यहाँ नहीं पहुंची। जयंत कपड़े बदल कर आ गया, वह बिल्कुल भी पहचानने में नहीं आ रहा था और जयंत अब एक बिजनेसमैन नहीं बल्कि छपरी लग रहा था। जूलियट ने जयंत को देखते हुए कहा अब तो सच में कोई भी नहीं पहचान पाएगा जयंत को। रॉबर्ट चलो अब सभी जल्दी गाड़ी में बैठो, हम सभी एयरपोर्ट चलते हैं क्योंकि 12:30 हो चुके हैं और हमें जिन ने 2 बजे पहले आने को कहा है और हमें एयरपोर्ट पर पहुंचने से कम 1-1.5 घंटा लग जाएगा। सभी गाड़ी में बैठकर सभी ने गाड़ी बड़ी ही स्पीड से एयरपोर्ट की तरफ दौड़ा दी। इधर एयरपोर्ट पर जिन ने कैबिन में जिन एक पेपर पर बहुत ही स्पीड से कुछ लिख रहा था, उसने जल्दी उस पेपर पर कुछ लिखा और उसे फोल्ड करके पेपर वेट उसके ऊपर रख दिया और उसके एक डोर खोला और उस डोर में से अपने कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स अपने बैग में डाल लिए और फिर उसने अपने फ़ोन को खोलकर उसमें से सिम निकाली और उसे तोड़कर पास ही में रखे डस्टबिन में डाल दी। और बस अब जिन की नज़र एयरपोर्ट के एंटर डोर की तरफ थी। आधे घंटे बाद एयरपोर्ट के एंटर डोर में से वही सभी अपने अपने लगेज लेकर अंदर घुस रहे थे। जैसे ही जिन ने उन सभी को देखा उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने अपना फ़ोन उठाया और अपना बैग उठाकर बाहर आया। वह सभी अभी इतनी स्पीड में गाड़ी चला कर आए थे कि उन्होंने 1-1.5 घंटे का रास्ता सिर्फ आधे घंटे में पूरा कर लिया। जिन ने उन सभी के पास गया और रॉबर्ट से बोला रॉबर्ट जो भी बंदा यहाँ सिंगापुर का है उसका फ़ोन डिस्ट्रॉय करके यहीं एयरपोर्ट के डस्टबिन में डाल दो और हाँ सिम अलग डस्टबिन में और फ़ोन अलग डस्टबिन में। जिन की बात सुनकर रॉबर्ट ने अपने बाकी सभी मेंबर के पास देखा। सभी मेंबर ने अपने सर हाँ में हिलाया। पीछे से एक लड़की ने कहा एक्सक्यूज़ मी। पलट के देखा तो पीछे एक लेडी स्टाफ खड़ी थी। जिन ने उस औरत को देखा और उससे बोले वेयर इज़ एयरपोर्ट एंड टिकट्स। और उस औरत ने जिन को टिकट और पासपोर्ट दिए और फिर वह औरत वहाँ से चली गई। फिर रॉबर्ट और बाकी मेंबर ने अपने फ़ोन को खोला और उसमें से सिम निकालकर फिर अपने फ़ोन को और सिम को डस्टबिन में डाल दिया। जिन ने सभी की तरफ देखते हुए कहा 7 टिकट तो सिंगापुर से निकलकर भारत तक और 7 टिकट सिंगापुर से थाईलैंड और थाईलैंड से भारत और बाकी की बची हुई 7 टिकट सिंगापुर से श्रीलंका और श्रीलंका से भारत। तो आप डिसाइड करो कि कौन कहाँ जाएगा। जूलियट मैं बताती हूँ। जिन ने जूलियट की तरफ देखते हुए कहा ये नहीं मेरे केबिन में चलें। अब सभी जिन के केबिन में गए और जिन ने डोर बंद किया। फिर जूलियट ने बोलना शुरू किया जयंत को सिंगापुर से भारत हमें सही सलामत लेकर जाना है तो हम ऐसा करते हैं कि सिंगापुर से भारत जो फ्लाइट जाएगी उसमें जयंत, मैं, दीक्षित, दिव्या, वंश, लूकस और केविन हम 7 लोग जाएंगे। तुम जैक, तुम अरिजीत, आर्यन, टॉम, किम, डैन और श्री, तुम सातों के सातों सिंगापुर से श्रीलंका और श्रीलंका से भारत फ्लाइट में। हाँ तो अब क्रिस तुम, रॉबर्ट, जिन, कैली, वंश, जैन और निखिल तुम साथ
श्रीलंका से थाईलैंड या थाईलैंड से भारत वाली फ़्लाइट में आना। अगर फिर कोई भी दिक्कत है तो मुझे भी बता दो। जूलियट की बात सुनकर सभी ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाई। और फिर जैक ने कहा, हमें से किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर जूलियट ने जिन की तरफ देखते हुए कहा, जिन, ये तीनों फ्लाइट भारत में कौन से एयरपोर्ट पर लैंड करेगी? जिन ने कहा, दिल्ली में स्टेशन एयरपोर्ट पर। जूलियट ने मुस्कुराकर कहा, नाइस जैक। जिन, फ्लाइट अब टिक ऑफ होगी। जिन ने कहा, सिंगापुर टू भारत 1:45 पर होगी। जूलियट, यानी कि अभी 15 मिनट बाद। जिन ने अपने सर हाँ में हिलाया। जैक, चलो तो फिर बाहर चलते हैं, बाहर बैठकर बात करते हैं। वह सभी अपना अपना सामान लेकर बाहर गए। बाहर आते ही उन लोगों ने सिंगापुर से भारत तक जाने वाली फ़्लाइट के बारे में अनाउंसमेंट सुनी। जूलियट, जयंत, बाकी 5 केबिन चेक-इन लाइन में खड़े हुए। अब जब सभी की चेकिंग हो रही थी, वह सभी फ्लाइट में बैठने के लिए चल पड़े। तब उन सभी ने पीछे मुड़कर उन सभी की तरफ देखा। जैक, अरिजीत, रॉबर्ट, जिन और बाकी सभी ने उन सभी को आंखों से इशारा किया और फिर सभी फ्लाइट के लिए चले गए। फिर जिन ने जैक से कहा, और बाकी की दोनों फ्लाइट यहीं 2 बजे यहाँ पर से टेक ऑफ होगी। जैक ने अपना सर हाँ में हिलाया। जूलियट, जयंत और बाकी सब फ्लाइट में बैठे और फ्लाइट ने उड़ान भर ली। अब फ्लाइट ऊंचे आसमान में थी। जूलियट अपने मन में सोच रही थी, हे भगवान, बस एक बार वह बाकी सब टेक ऑफ हो जाए, उसके बाद चाहे मैं मीडिया को पता चल रहे कि सिंगापुर देश में बड़े बड़े बिजनेसमैन और प्रधानमंत्री मर गया, लेकिन बस एक बार वह सभी फ्लाइट में बैठ जाएं और फ्लाइट अपनी मंजिल की ओर निकल जाए। जूलियट बहुत टेंशन में थी। इधर एयरपोर्ट पर उन सभी ने चेकिंग करवाई और जाकर वह सभी अपनी अपनी फ्लाइट में बैठ गए। और ठीक 2 बजे दोनों फ्लाइट ने उड़ान भरी और क्रिस दोनों अलग अलग फ्लाइट में बैठे थे। और उड़ान भरते ही दोनों ने एक साथ एक ही बात अपने मन में सोची, भगवान थैंक यू, अब किसी के बाप में दम नहीं जो फ्लाइट रुकवा दे। इधर उन सभी की फ्लाइट उड़ान भर चुकी थी। इधर फार्म हाउस के सामने एक गाड़ी आकर रुकी। उस गाड़ी में से 26-27 साल के आसपास का एक लड़का उतरा। जब उसने फार्म हाउस की ऐसी हालत देखी तो रोने लगा और उसने जल्दी से अपना फ़ोन निकालकर पुलिस और मीडिया के पास फ़ोन किया। कुछ देर बाद मीडिया और पुलिस वाले वहाँ पहुँचे। एक मीडिया वाला, जैसा कि आप देख सकते हैं कि शहर से बाहर प्रधानमंत्री के फार्म हाउस पर बम अटैक हुआ है, जिससे कि पूरा फार्म हाउस तहस नहस हो गया है। और दोस्तों, आप सभी को बता दें कि इस फार्म हाउस में सिर्फ हमारे देश के प्रधानमंत्री ही नहीं बल्कि हमारे देश के बड़े बड़े बिजनेसमैन भी थे। तभी पीछे से पुलिस ने उस बॉडीगार्ड की लाश को ढूंढ लिया। तभी रिपोर्टर ने कहा, जैसा कि दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि हमारे देश की सबसे बड़े बिजनेसमैन जयंत त्रिपाठी भी यहाँ मौजूद थे, जो कि इस बम के हमले में मारे गए। हमें यह कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि आगे की और खबर को जानने के लिए बने रहें हमारे साथ। इधर इंडिया में चीफ के केबिन में चीफ का फ़ोन बजा। चीफ ने फ़ोन उठाया और फ़ोन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नाम को देखकर मुस्कुराया। फ़ोन उठाकर मुस्कुराते हुए बोला, हेलो जूलियट। इतना बोलकर चीफ ने फ़ोन स्पीकर पर कर दिया। आगे से जूलियट की आवाज़ आई, हेलो, जय हिंद चीफ, जूलियट रिपोर्टिंग हियर। चीफ, क्या बात है, भारत पहुंची या नहीं? वैसे तुम्हारे ऐसी खिलखिलाती आवाज़ को सुनकर तो लग रहा है कि तुम भारत पहुंच चुकी हो। जूलियट, जी चीफ, बिल्कुल, आज अपने देश वापस लौट आए हैं। कई महीनों बाद ही अपने देश की मिट्टी की सुगंध महसूस की है। अपने देश की हवा में एक अलग सा अपनापन महसूस होता है।
आज कहीं इतने महीनों में जाकर लगा है कि हाँ, मेरा भी अपना एक घर है, मेरा भी अपना एक देश है। चीफ, बिल्कुल सही कहा तुमने, अपना तो अपना ही होता है जूलियट। चीफ, मिशन पूरा सॉल्व हो चुका है और कुछ देर में आपको आपके पास भी पहुंच जाएगी। चीफ, अरे लेकिन कम से कम कुछ आइडिया तो दो कि आखिर तुमने किया क्या है। कोई रायता तो नहीं फैलाया ना तुमने? कहीं तुमने उसे रास्ते को साफ करना पड़े। जूलियट मुस्कुराकर और बोली, चीफ, बस टीवी ऑन करके न्यूज़ चैनल देख लीजिए, आपको सब पता चल जाएगा कि हमने क्या रायता फैलाया है। इतना बोलकर जूलियट ने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई तो स्टोरी को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।